दोपहर प्राइम टाइम में बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। नेपाल विमान हादसे की पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं और इस हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। विमान में कुल 5 भारतीय नागरिक के साथ कुल 14 विदेशी यात्री सवार थे। ये नया अपडेट आपको दे दें। विमान में 4 क्रू मेंबर्स समेत कुल 72 लोग सवार थे, जिनमें से 53 नेपाली, 4 रूसी, 1 आयरिश, 2 कोरियन और 1 अर्जेंटीना और 1 फ्रेंच नागरिक सवार था। प्लेन में 3 बच्चे भी शामिल थे। अब तक 32 लोगों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि यति एयरलाइंस का विमान रनवे से महज 10 सेकंड की दूरी पर था। लैंडिंग से ठीक 10 सेकंड पहले ही प्लेन क्रैश हो जाता है। यति एयरलाइंस के ATR 72 ने काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी और ये वही प्लेन है जब पोखरा इंटरनेशनल का उद्घाटन हुआ था। इस एयरपोर्ट के उद्घाटन में डेमो फ्लाई इसी विमान ने किया था और आज यही विमान क्रैश हुआ है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। आपको बता दें, इसमें कुल 72 लोग सवार थे। डबल इंजन प्लेन था ये और अब तक कुल 32 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। नया अपडेट ये है कि इसमें 5 भारतीय नागरिक सवार थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नेपाल विमान हादसे से जुड़ी हुई प्लेन में 5 भारतीय नागरिकों के सवार होने की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा 4 रूसी नागरिक भी इस प्लेन में सवार थे। आयरलैंड का 1 यात्री था, कोरिया के 2 यात्री इस विमान में सवार थे, फ्रांस का 1 यात्री और अर्जेंटीना का 1 नागरिक था। दरअसल पोखरन की बात की जाए, पोखरा की, तो ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट स्पॉट है और इस वक्त यहाँ पर जो विदेशी नागरिक हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार है जो नेपाल में भी मनाया जाता है और ऐसे में इस मौके पर भी पैसेंजर्स की संख्या ज़्यादा थी। और जो जानकारी अब तक हम तक पहुँची है उसके मुताबिक ये तीसरा राउंड विमान फ्लाई कर रहा था। पहले इसने यहीं से शुरुआत की थी, दूसरे राउंड आधे घंटे का डिस्टेंस कवर करके ये काठमांडू पहुंचा था, फिर काठमांडू से वापस पोखरन आया, पोखरन से काठमांडू, ऐसे करके ये तीसरा राउंड फ्लाई कर रहा था विमान। और इस विमान की अगर बात की जाए तो बहुत ही सुरक्षित विमान इसे माना जाता है। डबल इंजन का ये विमान है और इसका किसी हादसे का शिकार होना बहुत ही रेयर केसेस ऐसे सामने आए हैं। इससे पहले भारत में किंगफिशर एयरलाइंस ने भी इस विमान को इंडक्ट किया था अपनी एयरलाइंस में। और अगर यति एयरलाइंस की हम बात करें तो लगभग 15 साल पहले इस विमान को उन्होंने अपनी एयरलाइंस में इंडक्ट किया था और उसके बाद से लगातार ये फ्लाई कर रहा था। अब ऐसे में इस विमान का हादसे का शिकार होना तमाम तरह के सवाल खड़े करता है, क्योंकि कई बार आज ही के दिन ये विमान फ्लाई कर चुका था। ये इसकी तीसरी फ्लाइट थी, मेंटेनेंस का टाइम बहुत कम था और संभवतः वो भी हादसे का कारण हो सकता है, ऐसा प्रिलिमिनरी तौर पर सामने आ रहा है। इस वक्त एविएशन एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन DK पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पांडे सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, इतना सुरक्षित विमान अगर इस तरह से हादसे का शिकार हो जाता है तो सबसे पहले टेक्निकल फॉल्ट के रूप में किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए? और क्योंकि एक चीज़ और सामने आई है कि जो फ्लाई टाइम है, आधे घंटे का डिस्टेंस है काठमांडू से पोखरा का, और ऐसे में सिर्फ 15 मिनट का मेंटेनेंस का टाइम है और सुबह से तीसरा राउंड ये फ्लाई कर रहा था। तो वो मेंटेनेंस का टाइम और एयरलाइंस कंपनियों का पायलट पे प्रेशर, वो भी क्या हादसे का कारण हो सकता है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जो मेंटल फटीग है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्लाइंग में। और बहुत ये देखा गया कि सिविल एयरलाइंस में एयरलाइन फ्लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती हैं अपने पायलट्स पर, ताकि कमर्शियली उनको जो अचीवमेंट है गेन करना हो जाए। जहाँ तक इस हादसे की बात है कि ऐसे क्षेत्र में जो कि पहाड़ियों से घिरा हुआ है चारों तरफ से और मौसम एक अपना अलग रोल प्ले करता है। जब तक ये वीडियो जो बार बार दिखाया जा रहा है जिसमें कि जहाज वहाँ पर लैंड करने जा रहा है और फिर बाद में वो थोड़ा सा लहरा सा रहा है, तो वो वीडियो बड़ा चर्चित है। मैं देख रहा हूँ लगभग हर प्लेटफॉर्म पर दिखाया जा रहा है उसको। तो इसके देखने के बाद ये हम बिल्कुल पूर्णतः विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मौसम जो है वो इस बार फैक्टर नहीं था। जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था तकनीकी खराबी और या मेंटल फैक्टर जिसका कि आप जिक्र कर रही हैं। जहाज 2017 में किंगफिशर ने ही ने परचेज किया था और उसके बाद ये यति के पास आया और लगभग 1.5 साल के अंदर ये दूसरा एक्सीडेंट है यति एयरलाइंस का
तो निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं इशारा करता है कि जो मेंटेनेंस एक्टिविटीज हैं वो जो है कहीं न कहीं उसमें कहीं जो है समझौता किया गया है, जो कि इस हादसे का कारण मुझे लग रहा है इन वर्तमान परिस्थितियों में। अभी कुछ कहना बहुत ही 100% फैक्टर के साथ कहना थोड़ा सा मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा, लेकिन 68 और 4 क्रू 72 लोगों की जो है जाने अगर जाती हैं तो निश्चित रूप से ये जो है जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर ये उंगली उठानी जो है स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण ये है कि छोटा रनवे लगभग 3-4 हजार फीट का इसकी लेंथ थी और बताते हैं कि वहां पर 2 एरो इंजन है ताकि लोग आ जा सकें, और क्योंकि एक टूरिस्ट प्लेस है और इसको 1 जनवरी से जो नया इसको जो एयरपोर्ट बनाया गया था, विकसित किया गया था, जो कि चाइनीज मदद से किया गया था, सामरिक रूप से हमारे लिए भी एक चिंता का विषय है वो कि क्या चाइना उसका इस्तेमाल कर सकता है भविष्य में, वो अलग मुद्दा है। लेकिन इस 1 जनवरी से इस एयरपोर्ट पर जो है ऑपरेशन शुरू होने थे, उसकी मेरे पास जानकारी पुख्ता नहीं है कि ऑपरेशन पुराने एयरपोर्ट से हो रहा था कि नए हो रहा था, क्योंकि पोखरा जैसा आपने कहा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस है, तो निश्चित रूप से लोगों का आकर्षण केंद्र रहता है और इसलिए जो है यहाँ पर आवश्यक जो है सुधार को जो है। डीके पांडे जी, जिस लापरवाही का जिक्र बार बार हो रहा है और एक जानकारी जो बार बार सामने आ रही है वो ये कि तीसरा राउंड था इस प्लेन का फ्लाई करने के लिए और जो टाइम दिया गया तैयार करने के लिए वो 15 मिनट का दिया गया। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अमूमन कितना वक्त लगता है एक फ्लाइट से दूसरे, अगर जाना है फ्लाइट दूसरी बार फ्लाई करना है तो कितना वक्त लगता है एक प्लेन को तैयार करने के लिए अमूमन? देखिए, जो आप जिस बात का जिक्र कर रही हैं इसे बोला जाता है टर्न अराउंड टाइम, कि वो जहाज एक कोई जहाज है उसको आप कितनी देर में आप उसकी टेक्निकल चेकिंग होती है, जो थ्योरेटिकल जो एस्पेक्ट है, जो कहा जाता है कि जो किताबी तरीका है इसको जांचने का कि कोई एक जहाज और दूसरे एक जहाज जो 2 अगर फ्लाइट टेकअप करता है, 2 उड़ाने भरता है, तो उसके बीच में जो है एक समय निश्चित किया गया है जिसमें कि टेक्निकल चेकअप, उसके अंदर फ्यूल कितना है या उसमें कुछ किसी प्रकार की जो है रिपोर्ट्स पायलट से बताई हैं, तो वो सब देखा। तो ये समय लगभग 30 मिनट से लेकर और 1.5 घंटे तक हो सकता है कम से कम। तो ये मैं आप सामान्य स्तर पर बता रहा हूं। तो ये आधे 15 मिनट में अगर बार बार उड़ रहे हैं, जा रहे हैं, तो अगर वो देखिए एक और भी तरीका मैं बता दूं, कई बार जो है ऐसे भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट देखे गए हैं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जो स्विच ऑफ नहीं करते हैं, तो जहाज इंजन ऑन रहता है, सवारियां तो जाती हैं लेकिन दोबारा वो तुरंत टेक ऑफ भी कर जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। लेकिन ऐसे परिस्थितियों में जहां पर कि नेपाल का एक काशी जिले का पोखरा क्षेत्र जो है, जहां पर की परिस्थितियां विषम है, मौसम भी अपना एक रोल प्ले करता है, किस प्रकार की मेंटेनेंस में चूक जो है वो जो है गलत मानी जाएगी। निश्चित रूप से आपका ये जो है नजरिया ठीक है कि टर्न अराउंड टाइम के साथ समझौता किया गया है, और क्योंकि मौसम जैसे मैंने कहा कि कभी भी पैकअप हो सकता था, तो चाहते थे कि 12 बजे से पहले, क्योंकि 12 बजे तक मौसम इन क्षेत्रों में ठीक रहता है। एटीसी की ओर से भी ये साफ कर दिया गया है कि मौसम इसके पीछे की वजह नहीं है, बल्कि टेक्निकल फॉल्ट इसके पीछे की वजह है। ठीक 10 सेकंड पहले, लैंड होने से 10 सेकंड पहले ये क्रैश हो जाता है। तो सर, ऐसा भी माना जा सकता है कि एक जो कैप्टन कॉल होता है, जो पायलट कॉल लेता है, उस कॉल को लेने में देरी हुई हो, या फिर मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी सर, ये भी हो सकता है कि जब दूसरी तरफ से लैंड करने की परमिशन मांगी हो तब तक पायलट को पता ही ना चला कि इंजन में क्या खराबी आई और डिसीजन लेने का टाइम ही नहीं मिला। इस सवाल के साथ वापस आपका मैं रुख करूंगी सर। इसी बीच एक जानकारी अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। जब पोखरा के नए एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ तो इसी ATR 72500 प्लेन का डेमो किया गया था और इसी प्लेन के एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर डेमो उड़ान इस प्लेन ने भरी थी। और आज यति एयरलाइंस का यही विमान हादसे का शिकार हुआ है, क्रैश हो गया है। हालांकि तरह तरह की बातें, तरह तरह के फैक्टर्स हादसे के पीछे जिम्मेदार बताए जा रहे हैं, लेकिन जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिल जाता और ATC से जो बातचीत पायलट की हुई है उस बातचीत को नहीं रिव्यू कर लिया जाता, तब तक कोई भी एक कारण कहना या मल्टीपल रीजंस का जिक्र करना गलत होगा। लेकिन ये संभावनाएं जताई जा रही हैं और इन्हीं संभावनाओं के बीच एक चीज बड़ी क्लियर हो गई है कि खराब मौसम इस विमान के हादसे का कारण नहीं है, क्योंकि लास्ट वीडियो में ये नजर आ रहा है कि मौसम बिल्कुल ठीक था, किसी भी तरह के अननेचुरल सर्कमस्टांसेस यहां पर नहीं थे और पहाड़ी से ये प्लेन नहीं टकराया। अगर हम नेपाल एविएशन डिपार्टमेंट की बात करें तो उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि
हो सकता है कि जब विमान हवा में हो तभी उसमें आग लग गई हो। हमारे मेहमान लगातार एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, ग्रुप कैप्टन गुप्ता सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये भी हो सकता है कि पायलट को इस बात का अंदाजा ही ना हो कि उसके प्लेन में किसी तरह का कोई टेक्निकल ग्लिच है और वो कोई कॉल ही ना ले पाया या उसके बारे में एटीसी को इन्फॉर्म ना कर पाया। और साथ ही अगर इस विमान की बात करें तो ये तो इतना ट्राइड एंड टेस्टेड विमान है जिसकी मजबूती को लेकर, जिसकी सेफ्टी फीचर्स को लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। और जब इस एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था तो इसी विमान ने डेमो फ्लाई भी किया था। देखिए, एटीआर जो जहाज है जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, ये बहुत एडवांस एयरक्राफ्ट नहीं है। और स्पेशली जो जिस जहाज का एक्सीडेंट हुआ है, कहा जाता है कि इसमें जो ट्रांसपॉन्डर है जिससे कि डेटा का आदान प्रदान होता है ऑटोमेटिकली, वो भी पुराना था। और उसमें कई बार बताया गया कि अनरिलायबल डेटा का भी जो है फैक्टर देखा गया था। तो अभी वो खैर ये देखिए, ये बातें जांच का विषय है और उसके बाद ही पता चल पाएगा। जहां तक आपने प्रश्न पूछा है बहुत महत्वपूर्ण कि क्या पायलट को पता चला होगा, नहीं चला होगा, निश्चित रूप से सिस्टम जहाज जो है, हर जहाज में कोई भी किस कंटीन्यूंसी होती है, टेक्निकल ग्लिच आती है तो तुरंत ही उसके अंदर वार्निंग लाइट ऑन हो जाती है, ऑडियो वार्निंग आती है और पायलट को पता चल जाता है। और साथ ही साथ जो पैरामीटर्स होते हैं जहाज के, वो जो है वो नॉर्मली होते हैं। तो जो फ्लाइंग कर रहा है और स्पेशली लैंड करते वक्त तो आपका ध्यान होता है कि रनवे कहाँ है, आपकी स्पीड कितनी है, आप बाकी जो पैरामीटर्स हैं आपके विद इन कंट्रोल है कि नहीं है, क्योंकि अगर स्पीड कम हो गई तभी आप गिर सकते हैं, क्रैश होता है जहाज। तो लैंडिंग और टेक ऑफ दो बहुत ही महत्वपूर्ण पल होते हैं इस पूरी फ्लाइट के। और उस समय पायलट पूरी तन्मयता के साथ उस पर ध्यान देता है कि कहीं भी कोई गलती ना हो, चूक ना हो, क्योंकि आपके साथ जो सवारियां बैठी हैं उनके जान की बात है और साथ में आपकी जो आपका जो एयरलाइंस है उसकी इज्जत की, खुद की क्रेडिबिलिटी की बात है। तो ऐसे फैक्टर है कि इनकी वजह से पायलट को पता नहीं चला हो, ये कहना बड़ा गलत होगा। देखिए, थ्योरेटिकली हो सकता है कि वो पायलट जो है किसी और तरफ ध्यान हो, उसका ध्यान इस तरफ ना हो, वो चीज हो सकता है, लेकिन उसकी संभावनाएं बहुत ही क्षीण है, बहुत ही क्षीण, बहुत कम है। तो ये कहना कि पायलट को नहीं पता चला होगा, मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। जहां तक बात है कि क्योंकि ये रनवे, हमने वीडियो क्लिप में भी देखा वो लैंड करने आ रहा है, इसका मतलब उसने रनवे देख लिया है, लेकिन उसके बाद से वो लेफ्ट मुड़ रहा है एकदम से। तो वो जो उसका जो मुड़ना है बाईं तरफ, वो उसका कारण जो है बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि रनवे की तरफ जा रहा है या कोई तकनीकी खराबी आ गई इसलिए वो जो है जहाज स्वयं बाएं तरफ जा रहा है। वो फैक्टर अभी जो है जब पोस्ट इंसिडेंट एनालिसिस होगा उसमें पता चलेगा। जहां तक एटीसी की बात है, ये कहा जा रहा है कि एटीसी के साथ थोड़ी देर को संपर्क टूट भी गया था। तो और रडार पर जो उनके सिस्टम पर ये जहाज भी जो है वो काफी गायब हो चुका था। तो कई सारी जो है वो इफ एंड बट्स आ रहे हैं, बहुत कुछ जो है पुख्ता तौर पर कहना मेरे ख्याल से अभी मुश्किल नहीं होगी जब तक कि बाकी फैक्टर्स नहीं मिल। बिल्कुल आगे जांच का विषय है, लेकिन डीके पांडे जी, जब जब किसी फ्लाइट में अगर इससे ऐसी तकनीकी खामी आती है और पायलट को इसका पता चलता है तो सबसे पहले क्या कदम उठाए जाने चाहिए और क्या आगे का प्रोसीजर्स लेना चाहिए ताकि सेफ लैंडिंग भी हो सके और जो यात्री आपके साथ सवार हैं उन यात्रियों को भी आप सुरक्षित कम से कम लैंडिंग तो करवा पाए? देखिए, तीन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली आपको देखना होता है कि जो कंटीन्यूंसी है या वार्निंग आ रही है वो कितना, उसमें डिग्री ऑफ रिस्क क्या है, वो किस प्रकार की वार्निंग है, बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गई है या आपका इंजन फेल हो गया। अब इंजन फेल होने के बाद पता है कि जहाज जो है बड़ा मुश्किल है उसको कंटिन्यू करना, तो क्या हम दूसरे इंजन के भरोसे लैंड, बहुत सारे फैक्टर जो कि उस समय डिसीजन लेना होता है। तो ये पहला फैक्टर है कि हम उसको जज करते हैं कि जो मुश्किल आई है वो कितनी विषम है, नंबर 1। नंबर 2, देखा जाता है क्या हमें बाहरी हेल्प चाहिए या हमें खुद अपनी खुद के हमें इसे रिजॉल्व करना होगा। तो अगर बाहरी हेल्प चाहिए तो तुरंत ही हम एटीसी को इन्फॉर्म करते हैं। साथ में कुछ जहाज, मैं सभी जहाजों के लिए नहीं कहूंगा, कुछ जहाज जो है अपनी ऑपरेटिंग एजेंसी जो है उनके साथ जो है वो अपना रेडियो कांटेक्ट में रहते हैं और इनका जो डेटा है जो मूव करते हैं वो डेटा भी कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है। अब इस येती एयरलाइंस के साथ वो हो रहा था कि नहीं हो रहा था कहना मुश्किल है, क्योंकि ट्रांसपोंडर के बारे में जो इनपुट्स आए हैं कि वो अनरिलायबल ट्रांसपोंडर था। तो डेटा का जो आदान प्रदान था वो नियमित था, ये मैं अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा चुका है। तो और जो तीसरी बात है कि अगर ये लगता है कि कुछ भी नहीं किया था और बहुत ही मतलब अब अंतिम है कि अब आप जहाज को धराशायी होना ही है, तो ऐसे केस में ये प्रयास किया जाता है कि जहाज को ऐसे क्षेत्र में ले जाएं जहां पर कि जान और माल की जो है वो नुकसान कम से कम हो, जो यात्रियों को कैसे बचाया जा सके। उद्देश्य होता है कि किस प्रकार से हम जो सवारी है उनको बचा सकें। जो जमीन पर लोग हैं, घर है या बाकी बिल्डिंग्स है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें देखिए अगर टकराएंगे तो निश्चित रूप से आग लग सकती है और जो दुर्घटना है उसका
विषमता और जो गहराई और बढ़ जाएगी, तो जिनके बचने की उम्मीद है वो और कम होती जाएगी। तो ये सब फैक्टर हैं जो कि अनुभव के साथ आते हैं। हालांकि देखिए ट्रेनिंग में तो बहुत कुछ सिखाया जाता है, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिस करते हैं और क्या उस परिस्थितियां होती हैं, जो आपका प्रेशर होता है उस समय, आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल कर पाते हैं, ये सब फैक्टर डिसाइड करते हैं कि आप किस शांति के साथ लैंड करते हैं। देखिए पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी होता है, चाहे वो कमर्शियल फ्लाइंग हो चाहे मिलिट्री फ्लाइंग हो। तो पीस ऑफ माइंड है तो आदमी निश्चित रूप से परिस्थितियों का सामना करते हुए शायद कुछ रास्ता निकाल ले। जी सर, विमानन कंपनियों पर अक्सर एक सवाल बना रहता है कि जो पायलट्स होते हैं उनकी ओर से भी कई बार अनऑफिशियल तरीके से ये बातें कही जाती हैं कि फ्यूल बचाने के लिए कहा जाता है या ईंधन कम होता है विमान में। तो क्या इस दुर्घटना में भी टेक्निकली अगर देखा जाए तो आपको ऐसी कोई खामी नजर आ रही है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा इस बात को कि फ्यूल बचाने के लिए वो जो सवारियां हैं बोर्ड पर उनको उनके साथ वो जोखिम उठाएंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई पायलट करेगा, चाहे वो कहीं किसी भी विश्व के कहीं किसी एजेंसी का पायलट हो। क्योंकि ध्यान रहे, देखिए अगर आपकी जो एजेंसी है उसकी क्रेडिबिलिटी अगर आप खत्म हो जाती है तो आप कमर्शियली वायबल आप मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। और कमर्शियल एनवायरनमेंट में अगर देखें तो मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपकी एक बार इमेज, जैसे हम कह रहे हैं कि भाई पिछले एक साल में 2 एक्सीडेंट, 1.5 साल में 2 एक्सीडेंट हो गए यदि एयरलाइंस की, तो हमें मालूम है क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी कम है। लेकिन अब जो आम नागरिक है उसको इस सब फैक्टर से नहीं कोई ताल्लुक है। वो सोचता है कि मैं जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, काठमांडू से टेक ऑफ किया है, मैं 25 मिनट 28 मिनट में वहां पर लैंड कर जाऊंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा और आसपास के जो सीनरीज है देखूंगा और उसका लुत्फ उठाऊंगा। तो आम आदमी को पता नहीं चलता। लेकिन जो एजेंसीज है, जो कि रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज है देखने के लिए कि क्या सब कुछ सही हो रहा है, सुपरवाइजरी जो एजेंसीज हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, उनका रोल बहुत ही अहम हो जाता है। आप जो है जब सर्टिफिकेशन उनका होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उस समय क्या स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए गए, कहाँ कितना समझौता किया गया है, वो सब फैक्टर जो है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट पैदा करते हैं। तो लेकिन देखिए मैं जनरल बात कर रहा हूँ, इस घटना में वो चीज कितना शामिल है कहना बहुत ही मुश्किल होगा। और ये जांच का भी विषय है। एजेंसियां कहती है कि फ्यूल बचाइए, समय बचाइए ताकि और ज्यादा कमिटमेंट ले सकें, लेकिन निश्चित रूप से जो उड़ान सुरक्षा का जो स्तर है उसको कॉम्प्रोमाइज करने का कोई भी जो है मैं नहीं, क्योंकि पायलट की खुद की जान भी तो है, पायलट भी तो जहाज में है जिसमें कि वो जिसको उड़ा रहा है, अगर वो गिर जाता है तो उसकी खुद की भी जान जाएगी। खुद की जान और जितने यात्री उस विमान में सवार हैं उन सब की जानों की जिम्मेदारी उस पायलट पर होती है जो प्लेन उड़ाता है। सर मुझे एक बात और बताइए, आप तो खुद आपने विमान उड़ाए हैं, बहुत करीब से आपने आप इस मशीन को, इस जहाज को या कह लें कि विमान को आप समझते हैं। तो जब इस तरह से विमान हादसे का शिकार होते हैं तो लोगों के बचने की संभावना कितनी होती है? क्या इस हादसे में, जिसके विजुअल्स आपने भी देखे होंगे, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि लोग बचे होंगे? क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। देखिए जो मैं खबरें पढ़ रहा था कि नेपाल लाइव टुडे है शायद जो जिसका कि मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उन्होंने 32 शवों की तो कंफर्मेशन दे दिया है कि 32 जो है वो शव मिल चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसी एक दो खबरें और भी आई हैं, लेकिन वो अभी स्पष्ट नहीं है, अपुष्ट खबरें हैं कि 3-4 लोगों को उसमें से रिकवर कर लिया गया था। अब वो उनको जो इंजरीज है कितनी है, क्या उनकी जान बच पाएगी, वो सब फैक्टर्स अभी इनपुट्स अभी आने बाकी हैं। तो लेकिन जो ये एक चमत्कार कहा जाएगा, जो जिस प्रकार की हमें विजुअल्स मिल रहे हैं वहां पर, उनको देखते हुए 72 में से किसी के बचने की उम्मीद अगर कोई बचा है तो वो चमत्कार है। बिल्कुल, और दुआएं इसी बात को लेकर है कि जितना नुकसान होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं उतना नुकसान ना हो। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो इस विमान हादसे से जुड़ा हुआ एक अपडेट इंडिया टीवी आप तक पहुंचा रहा है। नेपाल में विमान हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। प्लेन में 5 भारतीय भी सवार थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।